बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची पुलिस ने आरजे मॉल में होने वाले आतिशबाजी के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली है, जिसमें तमाम तर जिम्मेदारी बिल्डर्स पर आयद की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताएगा क्या बताया गया है रिपोर्ट में? तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं? देखिए जो पुलिस की जानिब से राशिद मिनास रोड आरजे मॉल में जो अफसरगी हुई थी उस पर तहकीकाती रिपोर्ट कंप्लीट करके तैयार कर ली गई है। इस तहकीकात में डीआईजी ईस्ट जो है इनकी सरबराही में थी, उसमें एसएसपी इरफान बहादुर, एसएसपी सऊद मक्सी और एसपी गुलशन अयाज हुसैन शामिल थे। आरजे मॉल में बिजली की तारें स्पार्क करने से आग लगी थी। इमारत में नाकिस मियारी इलेक्ट्रिकल और फॉल्स सीलिंग जो है तनसीबात से आतिशबाजी फैली। आग चौथी मंजिल पर कैफेटेरिया से लगी थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज से भी तस्दीक की जा सकती है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 25 नवंबर की सुबह 6:12 पर सीसीटीवी फुटेज में स्पार्क के बाद तेज रोशनी देखी गई थी। इमारत में फायर एग्जिट और हालात न होने के बाद ज्यादा नुकसान हुआ। बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया था। फैसल कंट्रोलमेंट बोर्ड ने भी इमारत की तकमील और जो फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद होने की यकीनदारी नहीं करवाई। बाई लॉस की जो चैप्टर 84 और 88 के मुताबिक इमारत में खुदकार फायर सेफ्टी का निजाम भी मौजूद नहीं था। बिल्डर ने इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर दुकानदारों के हवाले की और वहां पर कारोबार भी शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इमारत में आतिशबाजी से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार बिल्डिंग का मालिक, इसकी इंतजामिया एआई फाउंडेशन पर आयद की गई है। बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लिफ्ट को बेहतर एयर कंडीशनिंग के लिए सील कर दिया गया था और इस की बायलॉज का ख्याल नहीं रखा गया। तो इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर पर और उस कंपनी पर आयद की गई जिसने ये इमारत बनाई थी। और साथ साथ जो पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है उसमें 5 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार है, जिनका अदालत में जो है वो केस चल रहा है। जी, 5 मुलजिमान गिरफ्तार हैं जिनका अदालत में केस चल रहा है। मिराज अख्तर, अपडेट के लिए शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। किस किस के तकर्रुर तबादले किए गए हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे आजाद नौरी से। जी आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, संघ सरकार ने 2 महकमों के 19 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम PND अब्दुल कदीर इंसारी का तबादला करके उनको एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी जुनैद अहमद का भी तबादला करके उनको डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी थर्कोल एनर्जी बोर्ड तैनात कर दिया गया है। जबकि जो एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम थे अब्दुल कदीर इंसारी, इनके खिलाफ मुबैना तौर पर नए फर्नीचर स्कूल तालीम की जो खरीदारी का जो मामला था उसमें मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम भी आया था, जिनके खिलाफ में वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम के पास तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। लेकिन अफसरों ने अपने आप को बचाने के लिए इस ओहदे से तबादला करके महकमा IT में तैनाती करवा दी है। महकमा IT में तैनाती करवा दी है। आजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में डॉक्टर्स की किल्लत को पूरा करने के लिए मजीद 117 डॉक्टरों की तैनातियां कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह करते चलें कि सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में डॉक्टर्स की किल्लत को पूरा करने के लिए मजीद 117 डॉक्टर्स को तैनात कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे आजाद नौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद डॉक्टरों की किल्लत को पूरा करने के लिए जो है 117 मजीद मेडिकल अफसरों की तैनातियां कर दी है। ये डॉक्टर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सबका हुकूमत के दौर में भर्ती किए गए थे, लेकिन उनकी तैनाती का मामला जेर इल्तवा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जैसे उनको इजाजत मिली है तो महकमा सेहत ने इनकी तैनातियां कर दी है। ये सखर डिवीजन में तैनात किए गए, जिसमें 3 अजला शामिल है, जिसमें सखर, घोटकी और खैरपुर है, जिनके मुख्तलिफ अस्पतालों में इन डॉक्टर्स की तैनातियां कर दी गई, जिसका महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये तमाम मर्द डॉक्टर हैं जिनकी तैनातियां कर दी है। बाकी जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनकी तैनातियां की जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में इनकी तैनातियां करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आजाद नौरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुज़श्ता माली साल के 5 माह के मुकाबले रवा माली साल 5 माह में तरसीलात ज़र में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बड़ी कमी हो चुकी है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन माहिर अदनान पराचा कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करना होगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अशरफ खान से।
कंसर्न्स देखे जा रहे हैं, तरसीलात ज़र में एक बार फिर कमी हो रही है। नवंबर में देखा जाए अक्टूबर के मुकाबले उसमें भी कमी हुई है। साथ में रवां माली साल 5 माह में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र में कमी हुई है। क्या वजूहत हैं, ये जानते हैं पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जो माहिर हैं अदनान प्राची हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कंसर्न्स है, क्यों कमी हो रही है तरसीलात ज़र में? देखिए ये सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 2023-2024 का जो हमारा टारगेट है रेमिटेंसेस का, वो 33 अरब डॉलर का वफाकी गवर्नमेंट ने रखा है। अब उसके अंदर अब ये देखने में आया कि पिछले 5 महीनों में हम उस हदफ से बहुत नीचे हैं। अगर 5 महीनों में देखा जाए तो 2022 और 23 के दरमियान में जो गैप है वो तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर का है। और अगर हम हदफ को पिछले 33 अरब डॉलर के साथ कंपैरिजन करें तो 2.25 अरब डॉलर हमारे इन 5 महीनों में कम हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये देखने में आएगा, उधर दूसरी साइड पे हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट वो भी 135 मिलियन डॉलर पे आ गया है, कम हो चुका है। इसके अंदर अगर हम यूरो बॉन्ड देखें 9% पे इशू कर सकती है गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि आरडीए के ऊपर अगर इंसेंटिव को 10 से 10.5% ऑफ़र कर दिया जाए तो हमारी रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा देखने में आ सकता है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनकी रेमिटेंसेस की वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी और इकॉनमी के अंदर बेहतरी आ सकती है। क्योंकि जो रेमिटेंसेस हमारी जो है ये एक्सपोर्ट के साथ साथ पैरेलल चलती है और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे वफाकी गवर्नमेंट को कुछ और भी इकदाम करने की ज़रूरत है जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म होंगे। लेकिन हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर उस तरफ भी तवज्जो देंगे तो मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि 2024 से ऑनवर्ड जो है उसके अंदर बेहतरी में रेमिटेंसेस में देखने में आएगी, जिसमें एक देखें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वफाक के अदारों के अंडर हो जो कि स्पेशली उन शहरों के करीब हो जहाँ से हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। जी, जैसे कि आपने सुना अहम खदशात थे वो भी बताएं और अहम तजावीज़ भी दी हैं। कहा है कि किस तरीके से तरसीलात ज़र बढ़ाई जा सकती है। हुकूमत को अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे जिससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उस मराद का फ़ायदा उठा के तरसीलात ज़र भेज सकें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हो गए हैं। 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 66,400 की सतह अबूर कर गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 46,400 की सतह अबूर कर गया है। आपको बताते चलें कि इंडेक्स 66,400 की सतह अबूर कर गया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे, कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको एक बार फिर से बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक 100 इंडेक्स में 424 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 66,400 की सतह अबूर कर गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, बताइएगा। सुबह से हमने देखा कि एक तेज़ी की रैली तो बनी थी, लेकिन उसके बाद से मार्केट के अंदर जो है एक मिला जुला रुझान जिसको हम कह सकते हैं 500 पॉइंट्स का जब इजाफा हुआ उसके बाद से मार्केट पे जो है वो 300 और 350 के गिर्द जो है वो मार्केट पे 100 इंडेक्स के ऊपर जो हम देख रहे हैं इस वक्त ट्रेड होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। 66,000 की सतह जो है वो बरकरार है। और आज क्योंकि 12 दिसंबर को जो है एक अहम इजलास जो कि स्टेट बैंक में होने जा रहा है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो है आज कमेटी बैठेगी और ये फैसला किया जाएगा आइंदा 2 माह के लिए जो है वो स्टेट बैंक जो है शरह सूद का ऊपर जो है वो फैसला करने जा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़ा मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आज जो खबर आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जो है पिछले कई दिनों से जो मार्केट के अंदर एक इंटरेस्ट दिखाया गया है, जिसकी वजह से मार्केट में ये रैलीज नज़र आ रही हैं। मार्केट की क्या सूरत हाल है, मेरे साथ जानने के लिए अमीन भाई मौजूद हैं। अमीन भाई से जानते हैं। अमीन भाई, क्या सूरत हाल है इस वक्त, मार्केट किस तरफ से ट्रेड हो रही है? आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स मोहतात हैं और इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट देखा जा रहा है। देखिए, मार्केट इस वक्त जो है इंडिविजुअल पर्सन से निकल गई है और इंडिविजुअल पर्सन काम नहीं कर रहे। लोगों के पास अगर जो पुराने शेयर पड़े होते हैं वो अपने शेयर सेल आउट करके अकाउंट क्लोज करा रहे हैं। बाकी ये कि इस वक्त म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और ओवरसीज़ ग्रुप है, ये मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। बैंकों के ग्रुप इंटरेस्टेड है, कुछ कंपनियों के ग्रुप इंटरेस्ट है। तो ये ग्रुप वाइज तेज़ी हो रही है, मतलब एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में शेयर जा रहे हैं और क्वान्टिटी के अंदर आ रहे हैं। लोकल मेंबर के पास काम नहीं है इस वक्त, और जो बड़े मेंबर है, जो हाईएस्ट ब्रोकर है, उनके पास जो म्यूचुअल फंड वगैरह का काम है, इनकी अच्छी खासी मतलब इनके पास बिजनेस है। बाकी ये कि आप देख रहे हैं आउट ऑफ आप अगर ऑफिसों का भी सर्वे करें तो इतना ज़्यादा पब्लिक के पास काम नहीं है। बाकी ये कि मार्केट इस वक्त स्टेबल है। एक मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, अगर ये अनचेंज होता है तो मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कम हो गया तो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ से शूट कर जाएगी। बाकी ये कि कोई बढ़ने के चांसेस नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन के फिगर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मगर ये कि अगर अभी स्टेट बैंक
जाएंगे आप देख लें कि आने वाले दिनों में तरक्की की जो स्टेट बैंक फिगर बताती है उसके हिसाब से मार्केट का तयन होगा। स्टेट बैंक बताएगी कि अब माशी तरक्की हमारी रोज सुस्त है तो मार्केट पर असर पड़ेगा। अगर कहेगी कि मार्केट की तरक्की हमारी अच्छी हो रही है, IMF का जो टारगेट है, FBR का जो टारगेट वो पूरा हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से और मूवमेंट कर जाएगी और ऊपर हो जाएगी। अच्छा, बात जो की जा रही है, अगर बात करें कि सेक्टर्स के हवाले से, तो IT सेक्टर्स का भी चलता हुआ दिखता है, कभी रिफाइनरी सेक्टर चलता हुआ दिखता है, बैंक सेक्टर। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची में बिजली की बंदिश का सिलसिला थम सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। माड़ीपुर के दिलफलाहाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज कर गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन जो है वो इस वक्त बेकाबू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वो इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त हम मौजूद हैं, माड़ीपुर का इलाका है, दिलफलाबाद। यहाँ पे जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे तक पहुँच गया है, जिसके बायस जो इलाका मकीन एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। यहाँ की ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग आपके इलाके में जारी है? 12 घंटे की। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 1 घंटा देते हैं, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे की मस्त लोड शेडिंग करते हैं। बिजली के बिल कैसी लाइट वाले लिमिट से ज़्यादा भिजवा रहे होते हैं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा तो है कि अगर मोहल्ले वाले साथ देते ना कि इलेक्ट्रिक को सबको ख़त्म ही कर देना चाहिए। जबकि बिल अदा हम हर मंथ के मंथ करते हैं, फिर भी कहते हैं कि बिल अदा नहीं करते, कुंडे की बिजली इस्तेमाल की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक की किसी भी हवाले से है ही नहीं। जब लाइट नहीं होती तो किस तरह से गुजारा करते हैं? अगर देखें वेल कि किसी के घर में UPS है, किसी के घर में जनरेटर, अगर ये चीज़ें ना हो, अगर कोई बीमार मरीज़ है वो तो बेचारा मेरे ख्याल से तो कुछ ही हफ्तों में अल्लाह के पास तो ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वालों को उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी के घर में चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है वो तो इंसान जिकती जागती कब्र में ही रहता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक से भी मुतालबा है, इंतज़ामिया से भी, मुतालिका इदारों से यही मुतालबा है कि इनके इलाके में बिजली की बिला तातुल फरहामी को जो है जल्द यकीनी बनाया जाए। जी, MD कैट का पेपर लीक होने के मामले पर एक और तालिबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने तालिबा अंजलि की दरखास्त पर डार यूनिवर्सिटी समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में, और आज सिंध हाई कोर्ट कराची में MD कैट पेपर लीक होने से मुतल्लिक एक और दरख्वास्त दायर की गई है। एक और मुतासरा तलबा ने दरख्वास्त में फ़रीक बनने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर अदालत ने डाओ यूनिवर्सिटी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए और इस दरख्वास्त को भी पहले से दायर दरख्वास्त के साथ यकजा करते हुए समाअत जो है 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पहले जुना मेडिकल ने ये टेस्ट कंडक्ट किए थे जहां पर पेपर लीक हुआ था, इंक्वायरी हुई थी और निगरान वज़ीर आला ने दोबारा जो है टेस्ट कंडक्ट करने का हुक्म दिया था, और बाद में टेस्ट जो है डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। लिहाजा उसमें भी जो है मुबैना तौर पर पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से जो मेहनत करने वाले तलबा थे वो नज़रअंदाज हुए और जिन्होंने पैसे दिए वो पास हो गए। लिहाजा उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि मेरी दरख्वास्त को भी पहले से दायर दरख्वास्त के साथ यकजा किया जाए। अब इस दरख्वास्तों की मज़ीद जो समाअत है वो 14 दिसंबर को होगी। मुनाफाखोर ताजिर लालच में पड़ गए। शादियों के सीज़न में कारोबार ना होने के बावजूद कपड़ों की कीमतें कम न की। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अब बिल्कुल देखें, शादियों के सीज़न का आगाज़ हो चुका है। हम देख रहे हैं कि जहां एक जानिब डिमांड में इजाफा देखने में आ रहा है ब्राइडल क्लॉथ्स की, तो वहीं साथ ही साथ महंगाई की वजह से कीमत भी बढ़ चुकी है। मेरे साथ मार्केट के नायब सदर सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बात यह है कि हमारी अलमिया ये है कि एक चीज़ की जब कीमत बढ़ जाती है ना तो वो बैक नहीं होती। एक मिसाल ये कि एक शरारा अगर 20,000 रुपये का आ रहा था तो अब वो 19 पे नहीं जाएगा, अब वो 21, 22, 23 पे जाएगा। और यहाँ तक ये जो आपने सवाल किया है महंगाई का, ये दुकानदार के प्रॉफिट का, दुकानदार तो पिस गया मेरे भाई। इन 4-5 सालों में इतनी महंगाई हुई है कि दुकानदार तो ना किराएदार बिल्कुल ख़त्म हो गए, किराए आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, और कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब ये देखें इस वक्त ये रबीउ सानी अपना सीज़न है हमारा, ठीक है ना, ये 3-4 महीने हमारे रमज़ान से जो पहले के महीने होते हैं ये हमारे शादी ब्याह के पिक सीज़न होता है। और इस वक्त आप मार्केट में खड़े हैं, जामा कलात मार्केट, ये एक कराची फेमस मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली रश लगा है। आप शाम में आके देख लें, दिन में देख लें, रिटेल के आप दुकानदार को कहीं भी बॉन्ड नहीं कर सकते। एक मिसाल
एक मिसाल है कि एक दुकानदार अगर एक शरारा 20,000 का सेल करता है तो दूसरा अगर वही दुकानदार वही सेम चीज़ 24,000 या 25,000 का सेल करता है तो उसको आप बॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। बहरहाल यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये जो होलसेलर है ना, होलसेल में ये हो गया है कि होलसेल अगर होलसेल को हम कंट्रोल किया जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो उससे हमारी जो कपड़े की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा असर होता है, उसका बहुत बड़ा एक असर होता है कि क्योंकि टेक्सटाइल है, कपड़ा वगैरह जो यान वगैरह है वो पेट्रोल की मसनूआत से ही चलती है। बिल्कुल देखें, मेरे साथ मौजूद थे वाइस चेयरमैन सैफुल्ला। उनका ये कहना है कि बिल्कुल एक जानिब हम देख रहे हैं महंगाई है, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, तो वहीं शादियों का सीज़न भी जो है महंगाई की वजह से मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बल्दिया उस्मा कराची ने क्लिक प्रोग्राम के तहत नीपा पुल के नीचे प्योर ब्लॉक्स लगाने, रंगो रोगन और ग्रीन बेल्ट असर तामीर का काम शुरू करा दिया है। मज़ीद जानेंगे जुनेद जावेद से। देखिए जी, बल्दिया उस्मा कराची के तहत जो है वो शहर भर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर खूबसूरती के हवाले से जो है वो काम किए जा रहे हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये नीपा फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है जहां पर क्लिक प्रोग्राम के तहत जो है वो KMC यहां पर काम करवा रही है और यहां पर रंग और रोगन का काम इस वक्त जारी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको अजलान दिखाएं कि इस जानिब जो है इस वक्त मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यहाँ खाद बिछाई जा रही है, दूसरी जानिब यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, जबकि तीसरी जानिब यहाँ पर रंगो रोगन का काम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं UC4 के चेयरमैन मौजूद हैं फयाजुल हुदा साहब, हम इनसे बात करेंगे। शहर को खूबसूरत बनाने का हमारा भी एम है और हमारे जनाब कायद हाफिज़ नईम रहमान साहब, उनका भी यही एम है कि इस कराची शहर को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एक सेहतमंदाना तफरीह मकामात दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत सारी तजावीज़ जमात इस्लामी के जो UC चेयरमैन हैं उनके पास मौजूद है जो कि वे मेयर कराची तक पहुंचाना चाहते हैं। शहर की तरक्की के लिए दोनों ही जमातें जो है इस वक्त काम करने पर इत्तफाक रखती हैं। जबकि मेरा कैमरा मैन एक मतलब फिर आपको दिखाएं एक अजलान कि यहाँ पर काम जो है वो जारी है, रंगो रोगन हो रहा है। DG टेक्निकल से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का ये 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो है ये तखमीना लगाया गया है। इस पूरे काम को मुकम्मल किया जाएगा। फ्लाईओवर जो ये नीपा फ्लाईओवर कहलाता है, इसके नीचे जितने भी बेल्ट्स हैं इन तमाम बेल्ट्स को जो है वो खूबसूरत बनाकर आवाम को तोहफ़ा दिया जाएगा। जी, क्या आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने UC8 इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गुडाब टाउन की UC7 के चेयरमैन की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मली ने मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद से उनके अहदों का हल्फ किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताएगा इस हल्फ बर्दारी के हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज जो है UC8 इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गडाफ टाउन की UC7 के चेयरमैन की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मलिर की जानिब से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद से उनके अहदों का जो है लिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में इब्राहिम हैदरी की UC8 से जो है बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, जबकि सदर टाउन की UC13 से भी जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। आज उन्होंने UC8 से बिला मुकाबला जहां से वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे हल्फ उठा लिया है। जबकि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गडाफ टाउन की UC7 से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब होने के बाद जो है आज बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब होने के बाद आज हल्फ दिया है। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा बल्दियात सिंध ने तमाम इंजीनियर से असासाजात की मुकम्मल तफसीलात 1 हफ्ते के अंदर तलब कर ली है। महकमा बल्दियात सिंध ने तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को खत अरसाल कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा आज़ाद नौहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खत महकमा बल्दियात सिंध के लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 1 ज़ैनुल आबिदीन मलिक की जानब से तमाम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अरसाल किया गया जो महकमा बल्दियात के मातहत काम करते हैं। उस खत में लिखा गया है कि तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनकी जब भर्ती से लेकर इस वक्त तक के जो असासा जाते हैं उनकी तफसीलात 1 हफ्ते के अंदर महकमा बल्दियात सिंध को अरसाल की जाए, जिसमें उनकी भर्ती के वक्त जो मुलाजमत भर्ती हुई तब उनके पास क्या असाजात थे और उसके बाद में इस वक्त उनके पास क्या असाजात हैं और उन्होंने कि टैक्स की मद में कितनी रकम अदा की है और उसके अलावा उनकी तनख्वाहें तमाम तरह जो मराहत हैं उनके हवाले से
उनकी जो है तफसीलात तलब करके एक हफ्ते के अंदर जो है प्रोफार्मा के जरिए महकमा बल्दियात को अरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी, अहकाम जारी किए गए हैं। आज़ाद अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सिंध की सबसे बड़ी कराची बार के सालाना इंतखाबात का मैदान सजने में चंद रोज बाकी हैं, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे जवाद आसिफ से। बिल्कुल देखिए, कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात का दंगल 16 दिसंबर को सजने जा रहा है। सदर की नशिस्त के लिए उम्मीदवार आमिर नवाज वड़ाइज भी मैदान में है, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर नवाज वड़ाइज साहब, कैसी चल रही इंतखाबी सरगर्मी और अपनी जीत के लिए कितना पुरअज़्म है? मैं बहुत ज़्यादा पुरअज़्म हूँ और जो हमारे वकला भाइयों का रिस्पॉन्स है माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। अच्छा सर, क्या मंशूर है आपका वकला की फलाह बहबूद के लिए जीतने के बाद? इस टाइम पे हमारे जो कोर इशू है, एक जो हमारे पास यंग वकला बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उनके रहने के लिए एक सोसाइटी का इशू है, दूसरा उनका मेडिकल का हेल्थ का इशू है। तो मैं इन दोनों फील्ड्स में मेजरली काम करूँगा। उसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बार की जिम्मेदारी है और आम पब्लिक के राइट्स को भी देखना बार की जिम्मेदारी है। तो उन सबको देखेंगे। बिसाइड दिस जो जनरल हमारे वकला के इशूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला उन सबको जो सब मेरे हाथ में होगा हर हाल में इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। तो देखा आपने, आमिर नवाज साहब का यही कहना था कि वो जीतेंगे तो वो वकला के लिए सोसाइटी का भी क़याम करेंगे, जो नौजवान वकला है जबकि लिए तिब्बी सहूलियात भी फराहम करेंगे, और उनका मकसद यही है कि जो आइन है उसकी बालादस्ती सबसे ज़रूरी होगी और वो उनका अहम जो है वो अव्वलीन तरजीह होगी। जी, शहरी कायद में पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम 13वीं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जावेद इकबाल से। जी, मैं कराची गोल्फ क्लब में मौजूद हूँ जहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं गोल्फ के, और हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल स्टार चैम्पियन अशस अमजद, जो एयरमैन गोल्फ क्लब से खेलते हैं और मुख्तलिफ मौक़े पर बड़े टाइटल भी जीतते रहे। इन्होंने इस साल ही 6 टाइटल जीते हैं और होल इन वन भी उसमें एक शामिल है। अभी तक तो आज फर्स्ट राउंड था और अभी तक मेरे ख्याल से फर्स्ट ही हूँ जैसा गेम जा रहा है। प्रो में, जूनियर प्रो में मैंने इस साल सिंध ओपन, CS ओपन, पाकिस्तान ओपन, DHA ओपन, रोमांजा ओपन और ट्रायल और होल इन वन में क्या मिली? अल्टिस मिली थी 1.6। चला रहे हैं, बेच दी? नहीं, वो बेच दी थी मैंने। टारगेट बस इंशाल्लाह PGA टूर है। अच्छा, हाँ, PGA टूर खेलना है इंटरनेशनल इंशाल्लाह। सही। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वैसे? उसके लिए आपको ट्रायल देने पड़ते हैं, पहले प्रो बनना पड़ता है, फिर एशियन टूर पे जैसे अहमद बेग गए मैं, फिर उसके बाद आगे ऐसे ही होते हैं, टूर्स होते हैं 3-4। तो यहाँ आप खेलते हैं खुद से कर रहे हैं या वालिद कोई सिखाता है, किस तरह से? बाबा कर रहे हैं, बाबा कोचिंग देते हैं और साथ गुलाम अंकल हैं और बाकी खुद ही अपने पैसों पे। चलें, हम उम्मीद करते हैं आप और अच्छा खेलें, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है, और ये मिसाल है अशस अमजद जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल जाके इवेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि वो इनका जो ख्वाब है, टारगेट, वो ज़रूर पूरा होगा। कराची में 10वीं ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी ख़वातीन शूटिंग चैंपियनशिप लाहौर की गैरिसन यूनिवर्सिटी ने जीत ली है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। 10वीं ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी वुमेन जो है शूटिंग रेंज चैंपियनशिप जो है लाहौर की गैरिसन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया, और हमारे साथ वो लड़कियां मौजूद हैं जो कि माहिर निशानाबाज हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। लाहौर से यहाँ पर आना और यहाँ पर आके खेलने में बहुत मज़ा आया। कराची के लोग, कराची का मौसम बहुत अच्छा है। हमने ये इवेंट खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन आई है, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की। हमें बहुत खुशी है। और देखा जाए ना तो शूटिंग स्पोर्ट्स वैसे मोस्टली जो है ना मेन से लिंक्ड होती है, बट यहाँ पर हमें आके एहसास हुआ कि नई फीमेल्स के लिए भी इसमें स्कोप है और फीमेल्स भी इसमें बहुत आगे जा सकती हैं। अगर आप मेल का स्कोर देखें तो वो 603 था। बेसिकली कंपटीशन थोड़ा सा टफ़ था, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था, कंपटीशन टफ़ था, लेकिन जाहिर सी बात है मेहनत की है हमने, प्रैक्टिस की है ज़्यादा, इस वजह से हम जीत गए हैं। इंशाल्लाह आने वाली चैम्पियनशिप्स भी हम जीतेंगे। और कराची में जाहिर सी बात है हम बेसिकली कराची से हैं, लेकिन यहाँ से लाहौर गए हुए हैं और फिर यहाँ से मेडल लेकर जाना, ट्रॉफ़ी लेकर जाना, तो ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होता है कि हम लोग जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर हर स्पोर्ट्स मैन पर आता है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं आता, प्रेशर आता है, लेकिन प्रैक्टिस की जाती है इस चीज़ की भी। डर लगता है जब, अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि जब स्टार्ट किया था तो हमने 2014 में स्टार्ट किया था मैंने और रक्सा ने, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आई थी, फैमिली भी इतना बैक नहीं करती, कोई भी नहीं करता। इनफैक्ट आसपास के लोग ही बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं कि भाई लड़की होके जा रही है, ट्रैक सूट पहन रही है, ये करिए वो करिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सबको जवाब दिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी की वो लड़कियां जो कि माहिर निशानेबाज हैं और यहाँ से पहली पोजीशन जीत के जो है लाहौर जा रही हैं। इनका ये कहना है कि अब ना सिर्फ लड़कियाँ जो है लड़कों के शाबाशाना भी खड़ी हैं और हर गेम में जो है वो आगे इसी तरीके से दिखाई देंगी। जी,